नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ जो आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएंगे। आज हम देखते हैं कि कई बच्चे जो इवन गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी नेट को नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है डेप्थ स्टडी का ना होना। तो कोई भी चीज़ को आप ना डेप्थ में पढ़िए। पहली बात तो है कि आपको गहराई से चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। तो आप डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको क्लियर कंसेप्ट रहेगा, तब क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। क्योंकि दो क्वेश्चन ऑलवेज कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसमें ये लगता है कि आंसर ये होगा या ये होगा, और यहीं पर आप मात खा जाते हैं। तो आज मैं न्यूट्रिशन से संबंधित ही कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसका आंसर भी बताऊँगी। बेहतर होगा कि आप इसका आंसर स्वयं ढूंढें। तो सबसे पहले प्रश्न है कि मक्के के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर उसका है जीन। जो मक्का का प्रोटीन होता है उसमें जीन पाया जाता है। और चावल में जो प्रोटीन मिलता है वो होता है अर्जिनिन। क्या होता है? अर्जिनिन। रक्त की प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है ग्लोब्यूलिन। क्या कहलाता है वो? ग्लोब्यूलिन। मूंगफली में जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है एराचिन। बादाम की प्रोटीन जो कहलाता है वो कहलाता है एमेंडिन। और गेहूं के प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। और ये तो मैंने आपको बता दिया। गेहूं के जो बीज कोष होता है ना, एंडोस्पर्म, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? गेहूं के बीज कोष में कौन सा प्रोटीन होता है बताइए? यह एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन है। हिंट मैंने दे दिया। कौन सी प्रोटीन है? कंजुगेटेड, संयुक्त प्रोटीन है। और न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या इसका नाम है? जो आपके गेहूं के बीज कोष में पाया जाता है। गेहूं में अगर आप ग्लूटिनिन, ग्लाइडिन का आंसर देते हैं तो संपूर्ण गेहूं में पाया जाता है। लेकिन अगर आपका आंसर ये है, क्वेश्चन ये है कि गेहूं के बीज कोष में, एंडोस्पर्म में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका आएगा आंसर ट्रिटिको न्यूक्लिक एसिड। क्या है? ट्रिटिको न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब ये बताइए, अंडा के सफ़ेद भाग में, अंडे के दो पार्ट होते हैं। एक तो बाहर का पार्ट आप देखते हैं जो खोल होता है, एग सेल जिसको बोलते हैं। इसके बाद अंडा का दो पार्ट होता है, येलो पार्ट और सफ़ेद पार्ट, वाइट पार्ट। तो वाइट पार्ट में कौन सी प्रोटीन मिलती है ये बताइए? अंडा के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन मिलता है? अंडा के जो सफ़ेद भाग है उसमें मिलता है ग्लूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इसका नाम है। अब पीले भाग में मिलता है ओवोविटेलिन, जो कंजुगेटेड प्रोटीन है। इसमें साधारण प्रोटीन भी होता है और प्लस फास्फोरस होता है। तो पीले भाग में क्या मिलेगा? ओवोविटेलिन। सफ़ेद भाग में क्या मिलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी फॉस्फोप्रोटीन है। और दूध के जो प्रोटीन है वो कैसिनोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैसिनोजन कहलाता है। इसी प्रकार से आप जानते हो सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। आप कहते हो ना कोशिका में प्रोटीन होता है। तो उसमें प्रोटीन, कोशिका में कौन सी प्रोटीन होती है? कोशिका में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोशिका में जो प्रोटीन मिलता है वो होता है लेसिथोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? लेसिथोप्रोटीन है, जो जिसमें लाइपोप्रोटीन, जो साधारण प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लेसिथोप्रोटीन में क्या होता है? एक तो नॉर्मल प्रोटीन और प्लस आपके लिपिड, इनके बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं लेसिथोप्रोटीन। फिर आपके तीसरा प्रश्न है कि प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन पूछ रही हूँ। प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है?
बताइए, एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का कहाँ होता है? तो आप ये देखिए, प्रोटीन का जो अवशोषण होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है आपके? कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रसांकुर है, जिसमें उंगली के समान कई सारे उभार होते हैं, वही प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो अमीनो अम्ल बनता है, सरलतम इकाई अमीनो अम्ल रहता है, उस अमीनो अम्ल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका पार्ट जो है वो ये देखिए 60% तक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, 28% तक, कुछ हद तक, जिसको हम 28% तक कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और अत्यल्प 11% तक स्टमक में भी प्रोटीन का पाचन नहीं अवशोषण होता है। पाचन कहाँ होगा? अगर प्रोटीन के पाचन की हम बात करते हैं तो कहाँ पाचन होता है? डाइजेशन उसका कहाँ होता है? आप ये देखिए, स्टमक में उसका डाइजेशन नहीं होता है, बहुत अल्प मात्रा में होगा। डाइजेशन की क्रिया कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एब्जॉर्प्शन की भी क्रिया हमारा यहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमैक में क्या होता है, जो जैसे आपने दूध पिया एक गिलास, तो दूध जो आपके स्टोमैक में गया, वहाँ पर गैस्ट्रिक अम्ल है। गैस्ट्रिक अम्ल में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन एक एंजाइम है जिसे प्रतिक्रिया करता है और उसको दूध को दही में बदल देता है। क्या करता है? दूध को दही में, मतलब कैसीन में उसको बदल देता है। इसके बाद आप ये देखिए, पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आंसर क्या है? पक्वाशय के, चौथा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आंसर क्या होगा? पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से हार्मोन जो स्रावित होता है उसका क्या नाम है? सेक्रेटिन। पहला हार्मोन सेक्रेटिन, दूसरा पेनक्रियोजाइमिन, और तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। सेक्रेटिन, नेक्स्ट है पेनक्रियोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। तो सेक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन जो है वो क्या करता है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। और उत्तेजित किस लिए करता है? आपको पता है, पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, आंत्र रस। ये भोजन में मिलता है और भोजन को अत्यधिक तरल बना देता है। और इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। कौन से एंजाइम होते हैं ये? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो क्रिया करता है किस पर? पॉलीपेप्टाइड पर, और पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देता है अमीनो एसिड में। और फिर ये अमीनो एसिड आंत्र का छोटा भाग जो है, इलियम पार्ट है, वहाँ जा कर के इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब कि रसांकुर जो होते हैं, विलय होते हैं, वहाँ ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका। और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? 2 तो मैंने बताया कि सेक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, जो कि भोजन प्रक्रिया करता है, उसको और अधिक लिक्विड बना देता है, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड और उसको अमीनो एसिड में तोड़ने का, इससे जो एंजाइम निकलते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, वो पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करते हैं और फिर उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, यह भी पित्ताशय से पीत रस निकलने के लिए उत्तेजित करता है, उसको संकेत देता है कि अब निकल रहा है और आपको पित्त को निकल करके, बाइल को निकल करके कहाँ पहुँचना है? पक्वाशय में पहुँचना है, जहाँ की उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए, 5वां प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है? सबसे पहले बॉडी में एब्जॉर्प्शन किसका होता है? गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का, या फ्रुक्टोज का? किसका होता है सबसे पहले? तो आप जानते हैं कि जब भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है तो डाइजेशन के उपरांत मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। मोनो मीन्स 1, तो जिसमें मोनोसेकेराइड में है गैलेक्टोज,
और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो सबसे पहले जब डाइजेशन होता है तो होता है गैलेक्टोज का। याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में डाइजेशन गैलेक्टोज का होता है, उसके बाद ग्लूकोज का होता है, उसके बाद फ्रुक्टोज का होता है। अब ये 5वां प्रश्न आपके लिए है, हमारे जो मस्तिष्क है और तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको कौन सी ऊर्जा मिलती है, किसके द्वारा ऊर्जा मिलता है? आपको 3 एग्जाम्पल बताए, गैलेक्टोज देगा, ग्लूकोज देगा या फ्रुक्टोज देगा। तो आप ये देखिए, उनको ऊर्जा जो हमारी ब्रेन है और हमारा नर्व सेल्स है, इनको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। अगर प्रोटीन भी टूट करके एनर्जी देता है, वसा भी टूट करके एनर्जी देता है, लेकिन आपकी तंत्रिका कोशिका और ब्रेन की कोशिकाएं उनसे प्राप्त ऊर्जा को एक्सेप्ट करने में उनको मुश्किलें आती हैं, नहीं कर पाती हैं। वो ग्लूकोज को ही एक्सेप्ट करते हैं और हमें हमारे जो फंक्शंस है उसको पूरा करते हैं। ये हो गया। इसके बाद छठा प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, कौन सा अमीनो अम्ल है जो ग्लूकोजेनिक नेचर का होता है? ग्लूकोजेनिक नेचर का कौन सा अमीनो अम्ल ग्लूकोजेनिक नेचर का होता है? प्रश्न क्या है, कौन सा अमीनो अम्ल है जो ग्लूकोजेनिक नेचर का होता है? आंसर क्या है? मेथियोनिन, सिस्टीन और एलानिन। ये जो मैंने आपको बताया अमीनो अम्ल, इनका नेचर ग्लूकोजेनिक प्रकृति की होती है। ग्लूकोजेनिक मीन्स क्या कर रहे हैं? ये ग्लूकोज बना रहे हैं, और ये ग्लूकोज जितनी हमारी बॉडी में जरूरत है तब जब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तब उस समय प्रोटीन ही टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है, आप जानते हो। तो ये ऊर्जा ग्लूकोज देता है, और इसमें से जो ग्लूकोज दिया उसमें से कुछ पार्ट इसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके हमें एनर्जी प्रदान करता है, और रिमेनिंग पार्ट हमारे लीवर में और मांसपेशियों के एडिपोज टिश्यू में जाकर के ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पार्ट तक इसको मसल्स में चला जाता है, और ज़्यादा पार्ट इसका लीवर में चला जाता है, यकृत में चला जाता है। अब ये देखिए 8वां प्रश्न है आपके लिए, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन किस पर क्रिया करता है? काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन किस पर क्रिया करता है? अभी मैंने आंसर बता दिया था, फिर से पूछ रही हूं, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन किस पर क्रिया करता है? आंसर क्या हुआ? बिना पचा हुआ प्रोटीन और अधपचा प्रोटीन, इस पर ये क्रिया करता है और उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस पर कन्वर्ट करता है ये? पॉलीपेप्टाइड में। और फिर ये देखिए कि पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया तो पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड कौन कन्वर्ट करेगा? किस एंजाइम के माध्यम से ये अमीनो एसिड में टूटेगा? प्रश्न क्या है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? आप जानते हैं एंजाइम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, गैलेक्टेज हो गया, अभी आपने सुना ही होगा रेनिन भी एक एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम इस पर क्रिया करेगा और अमीनो एसिड को कन्वर्ट करेगा? आंसर क्या होगा? इरेप्सिन। कौन सी है? उत्तर क्या है? इरेप्सिन। इरेप्सिन ही पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में। और जो ये अमीनो अम्ल है, आप जानते हैं कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, टूटता है, तो सबसे सरलतम अणु उसका होता है अमीनो अम्ल। और ये अमीनो अम्ल अभी मैंने आपको बताया था, हमारे छोटी आंत के इलियम पार्ट में अंगुली के समान कई उभार होते हैं, उन उभार में पहुंच जाता है और वहां जा करके उसको एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और फिर ये निर्माण का कार्य करता है। अच्छा, अब निर्माण की कार्य हम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जब भोजन टूटता है, आपने मेटाबॉलिज्म का नाम सुना होगा, उपापचय। उपापचय में 2 पार्ट है, अपचय और उपचय। तो मैं ही पूछ रही हूँ, प्रश्न सुनिए ध्यान से, आपका 8वां 9वां प्रश्न है आपका,
कि अगर शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं हो रही हैं, उस टर्म को हम क्या कहेंगे। जैसे हार्मोन का निर्माण हो रहा है, मांसपेशियों का निर्माण हो रहा है, रक्त का निर्माण हो रहा है, एंजाइम्स का निर्माण हो रहा है, तो निर्माणकारी क्रियाएं जब हमारी बॉडी में हो रही हैं तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम एनाबोलिज्म बोलेंगे। जो हमारा क्या काम कर रहा है, निर्माणकारी की क्रिया का काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर टूट फूट हमारी बॉडी में होते रहती है, टूटता फूटता निरंतर, आप जानते हो हमारी कोशिकाएं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, तो जो विनाशकारी क्रियाएं हो रही, जो टूट फूट की क्रियाएं हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो और एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म दोनों मिलकर के कहलाता है मेटाबोलिज्म। मतलब जिसे आपके चयापचय की क्रिया संपन्न होती है। तो आज मैंने आपको इतना ही बताया फूड एंड न्यूट्रिशन संबंधी चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब वसा टूटता है तो क्या देता है, आप सब जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये कोई ऐसा कोई खास नहीं है जिसको कि आपको बताया जाए। एनाबोलिज्म को हम क्या बोलते हैं, निर्माणकारी क्रियाएं जो होती हैं उसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे उपचय। कई हिंदी वाली लड़कियां होंगी, कहीं हमें पता नहीं है, उपचय बोलेंगे उसको। और कैटाबोलिज्म को बोलेंगे हम अपचय। और एक चीज़ बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है। जैसे आप रोटी खाते हैं, है ना, कई बार ऐसे रोटी खा लेते हैं या कुछ ड्राई चीज़ खाते हैं आप, तो आपके मुंह में जाकर के वो आपके लार से गीला और चिपचिपा हो जाता है और थोड़ी देर में मीठा लगने लगता है भोजन को। जैसे आप एक रोटी थोड़ा सा चबा करके खाएं, आप देखिए प्रैक्टिकल करके, केवल रोटी का टुकड़ा बगैर सब्जी का लीजिए, उसको चबा चबा के खाइए, थोड़ी देर में मीठा लगने लगता है। क्यों इसलिए मीठा लगता है कि आपके लार से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है और वो स्टार्च पर, भुने हुए स्टार्च पर क्रिया करता है ना। और वहाँ पर कुछ हद तक आपका, बहुत तो नहीं कहेंगे आप, कुछ हद तक उसका पाचन होता है। और इसी कारण जब आप रोटी को चबा चबा करके खाते हैं तो थोड़ी देर में, है ना, वो मीठा लगने लगता है। तो आपके कुछ हद तक पाचन इसका मुंह में होता है। और कार्बोज का पाचन जो है ना, वो आपके स्टोमक में बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और उस सबका पाचन जो मैंने बताया छोटी आंत में होता है। तो फिर मिलते हैं हम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ। तब तक अगर आपको कोई परेशानी हो और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए तो आप बेझिझक जा करके आप कमेंट करें। हाँ, एक चीज़ और प्रश्न है जो मैं भूल ही गई थी, कीटोजेनिक प्रकृति का कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है जो कीटोन बनाता है। कीटोजेनिक मीन्स जो कीटोन का निर्माण करता है। अम्ल जो है, अमीनो अम्ल दो प्रकार का हुआ। एक मैंने आपको बताया ग्लूकोजेनिक प्रकृति का, जो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, और दूसरा होता है कीटोजेनिक प्रकृति का, जो कीटोन का निर्माण कर रहा है। तो कौन सा है कीटोजेनिक प्रकृति का? आंसर है ल्यूसिन और ग्लाइकोल्यूसिन। अब हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।